मनोज भाई ने सामने से कहा कि ये करना चाहिए। हाँ। आप आज इस साल करेंगे या अगली साल करेंगे, इतना ये तो बता दीजिए। वो फोटो देखी मैंने, मैं मनोज सोलंकी जी से मिला हूँ। वो शायद उसके गुजरात के अध्यक्ष थे, उस समय में यूपी का अध्यक्ष था, और दिल्ली में हमारी उनकी भेंट हुई है। तो एक लंबे से, ये तो ध्यान आ रहा था लंबे से हैं, चेहरा याद आ रहा था, फोटो दिखाया तो वही है वो। तो हमारा नमस्कार कहिएगा उनसे। बिल्कुल आपसे बात कराएंगे। हाँ हाँ जी। मतलब मूढ़ीवादी और क्या बोलते हैं जो समाजवाद, ये भी फैल हुआ अर्थतंत्र में, तो ये भी जी 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 बिल्कुल। और इसकी समीक्षा करने का अधिकार हम सबका है, अपनी तरह से समीक्षा करने का अधिकार है। हम किसी की भी समीक्षा को अपनी समीक्षा ना माने। हमारे सबके पास विवेक है। एक भी आदमी ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, इस धरती का नुकसान हो गया। इस धरती का फायदा ही हर व्यक्ति के विवेक संपन्न होने से है। देखिए, अभी तक हमने जो पूरी धरती में मानव जाति ने राजनीति की एक यात्रा की है। पहली बार जो हमें हमारे उत्पादन के छीन न ले कोई, इस बात के लिए किसी से हमको गारंटी प्राप्त हुई होगी, या हमने ही अपेक्षा कर ली होगी कि हम इसके साथ आ जाएं तो ये हमारा भला करेगा। हमारी कम से कम जो कमाया है उसको कोई छीन नहीं लेगा। हमसे ज़्यादा बलवान, हमसे ज़्यादा धनवान, हमसे ज़्यादा ज्ञानवान हमसे छीन नहीं ले जाएगा। यहीं से तो राजशाही पैदा हुई होगी। वहाँ से लेकर अभी तक का पूरा इतिहास मौजूद है, उसके परिणाम भी मौजूद हैं। इन दोनों परिणामों की और इतिहास की समीक्षा कर लीजिए। अभी तक हम जो प्रजातंत्र में बैठे हैं, इसको ज़बरदस्ती लोकतंत्र कहा जा रहा है। ये लोकतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। ये प्रजातंत्र का तात्पर्य है एक तंत्र है जो पिछले कम से कम 800 सालों से, तो माने 3000 सालों के आसपास से, इसके 3500 सालों से तो मुझे लगता है मौजूद है कि ऊपर एक ऐसे एक ये वर्टिकल, वर्टिकल तंत्र है। ये एक राजा होगा और अपनी अपनी विधि से हम सबको नियंत्रित करेगा। नियंत्रित होने वाली प्रजा कहलाती है। तो 16वीं शताब्दी में जब राजा बहुत व्यभिचारी होने लगे, एक एक राजा के पास 50-50, 100-100, 200-200, 250-250 रानियाँ होने लगी, और हर रानी की औलाद क्लेम करने लगी अब मैं राजा होऊंगा, और आपस में लड़के मारने लगे। व्यभिचार की इंतहा हो गई। तो मैकियावेली नाम के एक व्यक्ति ने द प्रिंस नाम की एक पुस्तक लिखी, और उसने पहली बार एक संभावना के बारे में बताया कि राजा तो हम चुन भी सकते हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं है रानी के गर्भ से पैदा होने वाले राजा को राजा बनाएं। तो पहली बार 17वीं शताब्दी में एक प्रयोग किया गया रोम में, तो प्रजा से चुन के राजा बनाया गया। और तो वही प्रथा थोड़ा थोड़ा अंतर के साथ में आज भी चली जा रही है। वोटिंग पैटर्न हमने बदले, वोट डालने के लोगों को बदला। अभी यूरोप में 70 साल पहले ही स्त्रियों को अधिकार मिला है, जो आलमबरदार बनते हैं स्त्री बराबरी के, वही 70 साल पहले वोटिंग राइट दे पाए हैं अपनी स्त्रियों को। तो इस कहाँ कहाँ किन किन दौरों से पूरा यह प्रजातंत्र दौरा, अब वो प्रजातंत्र कहलाया, माने प्रजा से चुन के राजा बन गया। तंत्र वही है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या परिणाम हुए, उसका अध्ययन करिए। हम मानव हैं, क्या हम उनसे संतुष्ट हैं? नहीं है यदि तो बदलेंगे। कब बदलेंगे इसका चिंता मत करिए। आप तो परिपक्व विचार अपने मन में लाइए, परिपक्व विचार आते ही आपको अवसर मिल जाएगा। ये नेचर का नियम है। हमें चुनना नहीं है किसी को, हमको बनाना है, विकल्प प्रस्तुत करना है। ये एक राजतंत्र की बात है, मतलब ये नहीं, मूढ़ीवादी अर्थतंत्र और समाजवादी, हाँ, दो टाइप के अर्थतंत्र चल रहे हैं पूरी दुनिया में। हाँ, वो भी सफल तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मूढ़ीवादी में वो शोषण करता है, और समाजवाद में तो सब छोड़ देते हैं, अपना अपना हिस्सा लेके वो जवाबदारी नहीं लेते हैं। मतलब
होगा, वो करेगा ऐसा हो गया। घर में भी होता है ना, ऐसा ही हो रहा है। देखिए, हमें किसी भी विचार के पूरी समीक्षा करने के लिए उसके आदि और अंत और प्रभावों को समीक्षा करनी चाहिए। तो पूंजीवाद और साम्यवाद का जन्म कहाँ से हुआ, या भौतिकवाद और ये साम्यवाद का जन्म कहाँ से हुआ? जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसी से इसके तार जुड़े। तो पूरी दुनिया में जब लूट के अंग्रेज अपने घर माने यूरोप में पैसा जमा करने लगे, सोना चांदी के रूप में जमा करने लगे, तो वो सोना क्या करे? उनको तो नौकरी करने आना था, अफ्रीका जाना था या भारत आना था, तो वहाँ पर वो पैसे को रख के आते थे। सितंबर में, अक्टूबर में वहाँ से चल लेते थे, नवंबर में, और यहाँ से मार्च में चले जाते थे। इसीलिए आज भी 31 मार्च हमारे यहाँ डेडलाइन होती है। ऐसे लगता है जैसे आफत आ गई, क्योंकि अप्रैल महीने में उनको जाना होता है, तो पूरे जहाज़ भर के जाते थे, सब डेडलाइन दिया जाता है 31 मार्च। तो अब कहाँ आप आज़ाद हैं, देख लीजिए किन किन चीज़ों में। तो वो जहाज़ भर के यहाँ से लूट के जाते थे। अब कल्पना करिए वो रख के किसके पास आए? तो सबसे पहले बैंकिंग प्रणाली का जन्म हुआ। अब वहाँ बैंक जिन्होंने जिम्मेदारी ली, तो वो फोरकट में आपकी पैसा क्यों, उन्होंने कहा भाई 2% लेंगे जमा करने का, तो उनका ऐसे भी घट जाता था। 2 किलो सोना, 100 किलो सोना रख के आए, एक साल में 98 किलो रह गया। अब वो दूसरी गणित करने क्या करें? शेयर सिस्टम शुरू हुआ। तुम इंडस्ट्री लगाओ, हम पैसा लगाएंगे। तो वहाँ के लोगों ने योजना बनाई, यहाँ पर ये चल सकता है, वो चल सकता है। पूंजी किन का लगाई? इन्हीं लुटेरों का पूंजी लगी वहाँ पर। अब वो इंडस्ट्री खड़ी हो गई, टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ से चली गई। अनाज, ये माने कपड़ा ऐसे बनाएं, ये बैग वैसे बनाएं, चमारगिरी ऐसे करें, इंडस्ट्री खड़ी कर ली उन्होंने। अब उस इंडस्ट्री चलाने को आदमी कहाँ से आए? तो अपने गांव तोड़ डाले उन्होंने हमारे ऊपर। जैसे आज हमारे गांव इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से 1990 के बाद से तोड़े जा रहे हैं, ये उनके यहाँ 15वीं शताब्दी से तोड़े जा रहे हैं। उनके यहाँ भी बहुत अच्छे किसान होते थे, बहुत अच्छे गांव होते थे। तो अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए उन किसानों के लिए कानून बनाया और वहाँ के गांव तोड़ डाले। अब तोड़ डाले साहब, तब तो लूट का पैसा था, वेतन देते रहे। 10,000 रुपये लगता है, बहुत अच्छी है, 10,000 रुपये बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे क्या हुआ कि उत्पादक वर्ग हो गया कम। भाई धीरे धीरे नौकर बन गए तो अनाज को उगाएगा, तो पता चला अनाज ही कम हो गया। तो खाने की वस्तु कम हुई तो उसकी कीमत बढ़ी। यहाँ पर 10,000 रुपये से अभी तक जितनी अच्छी लाइफ स्टाइल मिल जाती थी वो नहीं मिलने लगी। धीरे धीरे 10,000 रुपये में 10 दिन का भी खाना नहीं मिलने लगा। अब इन्होंने चिल्लाना शुरू किया, भैया वेतन बढ़ाओ, पूरा नहीं पड़ता। यहाँ बुद्धि नहीं गई कि हमारे उत्पादन बढ़ाओ, वेतन बढ़ाओ। अब वेतन बढ़ाएं तो लूट का माल तो बंद हो गया 17वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी तो भारत जैसे देश थे लूटने के लिए। 1857 की क्रांति के बाद लूटपाट के लिए सबने मना कर दिया, ठीक है ना। तो वहाँ एक नया विचार जन्मा और जो इसको सर्वहारा वर्ग कहा गया, जो वहाँ के नौकर थे उनके पक्ष में तर्क देने लगे। उनका नाम कैपिटलिज्म बना, उनका नाम साम्यवाद हुआ। उसमें सबसे बड़ा हिमायतकार, हालांकि वेबर भी था उसका, लेकिन मार्क्स का नाम ज़्यादा चल गया, ठीक। और जो इनके पक्ष में खड़े हुए कैपिटलिस्ट के पक्ष, कहाँ से पूंजी आए? उत्पादन तो इतना ही होता है, उत्पादन बढ़ेगा तो हम बढ़ाएंगे, हमें लाभ नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ से दें? इन तर्कों के साथ में जो खड़े हो गए वो कैपिटलिस्ट कहलाए। पहले वाले कम्युनिस्ट, ये वाले कैपिटलिस्ट। तो कहाँ से जन्म हुआ ये? व्यापक दृष्टि से देखिए तो इसका जन्म ही इंडस्ट्रियलाइजेशन और लूट के पैसे से हुआ। और चूंकि पूरी दुनिया में वो राज्य करते थे तो 1875 के बाद से पुस्तकें लिखने लगे वो। और ऐसा मान लिया गया कि पूरी दुनिया में 2 ही राजनीतिक सिस्टम है, एक पूंजीवाद, एक साम्यवाद। जबकि हम ग्रामवादी थे। हमारे यहाँ समाज का नाम था ग्राम। हमारे यहाँ न पूंजीवाद न साम्यवाद, हमारे यहाँ ग्रामवाद। कोई भूखों मरेगा नहीं। आप अगर एक शादी ज्वाइन कर लें तो आपको आश्चर्य होगा मिश्रा जी कि एक हमारे यहाँ पगरैत होता है। पगरैत का काम जानते हैं क्या होता है? चाहे जितने अमीर लड़के की शादी हो, चाहे जितने गरीब लड़के की शादी हो, समाज में एक ही प्रकार का लेना देना होगा। कहीं कोई
ऊंच नीच का भाव ना आए। माने हमने ऐसे न्याय के सिस्टम बना रखे थे कि सामाजिक रूप से सब जगह न्याय होता रहे। तो हम ऐसे ग्रामवादी थे कि न किसी को छोटा होने देते थे न बड़ा होने देते थे, कोई असंतुष्ट नहीं था। और इन्हीं की वजह से अंग्रेज हमारे देश में घुस नहीं पा रहे थे। 1875 के बाद जो पुस्तकें लिखी और जिन जिन लोगों ने इसको पढ़ा वो अंग्रेज होते चले गए। बस प्याज के छिलके की तरह हम उतरना शुरू हो गए। हमारे जितने लड़के पढ़े वो अंग्रेज हो गए, हम ही को गाली बकने लगे, हमारी ही कमियां ढूंढने लगे। इस तरह से ना हम साम्यवादी हैं न पूंजीवादी हैं, और हम ग्रामवादी हैं, जिसको ग्राम स्वराज्यवादी कह सकते हैं, जिनको परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य कह सकते हैं। जब तक गांव को हम न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, विनिमय के पूरे अधिकार संपन्न नहीं हो जाते हैं, तब तक दुनिया की कोई भी राजनैतिक पद्धति सफल हो ही नहीं सकती है। कहीं उदाहरण ही नहीं है। ये क्रांतियाँ हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, हाँ, ये इंडस्ट्रियल क्रांति हुई जी, खेती में हरित क्रांति हुई। वैसे उसका परिणाम आया वो तो बाद में पता चला, तो वो तो बहुत खराब आया। हाँ, अच्छे के लिए बना, लेकिन इससे तो ज़्यादा नुकसान हो गया जी। तो देखिए, क्रांति से और आंदोलन से, क्रांति शब्द का अर्थ होता है जिसके बाद वापस ना आया जा सके। क्रांति का मतलब है एक नई ऐसी समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, अवधारणाएं, सोचने का तरीका में हम प्रवेश कर जाएं जिससे हम वापस ना आ सकें। तो ऐसा ही हुआ, लेकिन वो सब प्रतिक्रियात्मक क्रांतियाँ आई थी, किसी की विरोध में खड़ी थी, किसी की प्रतिस्पर्धा में खड़ी थी, किसी एक छोटे से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खड़ी थी। और उन छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद उसके जो दुष्परिणाम आए उसकी वो चिंता ही नहीं करते हैं। जबकि हम मनुष्य जाति संपूर्णता में ही अध्ययन करते हैं, तो चाहे इनकी औद्योगिक क्रांति हो, उसने समाज को तोड़ा है, और इनकी हरित क्रांति ने किसानों को तोड़ा है, और प्रकृति को भी असंतुलित किया है। अब इन सब के आधार पर अब किसी तीसरे क्रांति से कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। परिवर्तन होते हैं धीरे धीरे अध्यावसायिक विधि से होते हैं। माने हम धीरे धीरे एक संपूर्ण विचार, उस विचार से जो लोग सहमत होते जाएं, वो मानसिकता बनती जाए, तभी होगी। अगर नहीं होता है तो कोई व्यक्ति एक क्रांति कर भी देगा तो लोग तो वही हैं, फिर जहाँ के तहाँ ले जाएंगे। अभी तो लोग जेट पर बैठ के इतनी झड़प से जाना चाहते हैं। हाँ, तो वो तो रिटर्न आने का तो सवाल ही नहीं है। रिटर्न की बात ही नहीं कर रहे हैं। और विनाश, सिक्के की दो साइड है ना। विकास, ये भी भ्रम है, इनको जांच लेना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि रिटर्न आना है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम ये कह रहे हैं कमज़ोर सोच का नतीजा है। हम कह रहे हैं अधूरी सोच का नतीजा है। हम सोच रहे हैं आधी बात में पूरा करने के प्रयास का परिणाम है। हम नहीं कह रहे हैं ये। हम ये कह रहे हैं कहीं रिटर्न नहीं होना, हमें आगे ही बढ़ना है। लेकिन आगे कहाँ बढ़ना है? संतुलन में बढ़ना है, न्याय में बढ़ना है, व्यवस्था के लिए बढ़ना है। हाँ, अब व्यवस्था वैश्विक होगी, अब व्यवस्था किसी देश की नहीं होगी। अब व्यवस्था हम सोचें कि भारत की बन जाएगी, पाकिस्तान की नहीं बनेगी, हो ही नहीं सकता। इसका उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको। 1947 के पहले 46 में कोई कल्पना कर सकता था कि ये 550 देश एक देश बन जाएंगे? क्योंकि बड़ा विचार था तो सब बन गए। अमेरिका 50 देशों का संयुक्त राज्य है। ये यूरोप के 29 देश कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े हैं। ये 13% पुरुष रह गए थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद। 13% बच्चे और स्त्रियां रह गई थी। इसीलिए ये कॉन्वेंट वगैरह खुले हैं इनके। पुरुष रह ही नहीं गए थे। रसिया में आज भी पूरे यूरोप में यूरोप का पार्ट है वो। तो ये अभी किसी के पक्ष में न खड़ा हुआ। ये सब कुत्ते बिल्ली की तरह ही लड़े हैं। इनके इससे ज़्यादा आज भी कोई सोच नहीं है।
पूरा विश्व इनको चाहे जितना विकसित मानता हो, मानवता के जो मान बिंदु हैं उनके आधार पर ये राक्षसी हैं। और इसलिए गांधी जी ने कहा था ये राक्षसी सभ्यता है। लोग समझ ही नहीं पाए उसको। लेकिन उसमें थोड़ी नैतिकता तो थी। एक भी बताइए कहाँ नैतिकता थी? अपने लाभ के लिए सारी नैतिकता थी, आज भी है। वही नैतिकता के पैमाने, इनका लाभ नाम का तत्व हटा दीजिए, बदल जाएगा। आज भी यही है असल में। आज भी यही है। नीति है ना उनका, वो शोषण और लाभ के लिए है। लाभ के लिए है, जिसको वो नीति कहते हैं, असल में वो कुनीतियां हैं, अनीतियां हैं। ठीक है ना। तो क्या प्रश्न था आपका? ये क्रांतियाँ। तो क्रांतियों से बदलाव नहीं आते हैं। असल बदलाव क्रांतियों से और आंदोलन से। आंदोलन से क्या होता है? ये कम्युनिस्ट लोग आंदोलन करते रहे, अभी भी चिल्लाते रहते हैं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। इससे क्या होता है? जो बना बनाया है उसको ढकेल तो सकते हैं, लेकिन उसके एवज में बना कुछ नहीं सकते हैं। तो आंदोलन से जो है उसको भी ढकेल देते हैं और फिर और बेवकूफ़ बन के खड़े हो जाते हैं। ये कम्युनिस्टों का हाल देख लिया आपने, पूरे देश की सारी संस्थाओं को मार डाला, अब इनके पास कोई नहीं है। जो जातिवाद का जहर इन्होंने फैलाया वो बीएसपी और सपा लेके चली गई, जयललिता जी लेके चली गई। ये छुच्छे के छुच्छे रह गए और जहर इन्होंने फैलाया, कम्युनिस्टों ने फैलाया। तो प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया और मज़ा मार ले गए मुलायम सिंह जी, मायावती जी और जयललिता जी। उसी का तो मौज कर रहे हैं। कम्युनिस्टों ने ही प्लेटफॉर्म बनाया था, बीएसपी इनको इसके विरुद्ध खड़ो करो, उनको उसके विरुद्ध करो, खड़ा करो। आंदोलन 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 में जो है उसको ढकेल देंगे आप, बना कुछ नहीं पाएंगे। क्रांति में क्या होगा? एक ऐसा दबाव होता है तात्कालिक परिस्थितियों का कि वो करनी पड़ती है, वो हो जाती है, लेकिन उसके परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। अब हम नई चीज़ की बात करते हैं कि वैश्विक रचना के लिए अवधारणाएं स्थापित होंगी शिक्षा के माध्यम से और इसी तरह लोक शिक्षण के माध्यम से, और कोई तरीका नहीं। जो औद्योगिक क्रांति हुई उसमें मतलब अब तो एक पार्ट पर चले जाते हैं, तो जो केमिकल यूज़ होते हैं वो तो धरती के लिए नेचर में थे तो ठीक है, लेकिन अभी जो उसको मतलब उसका है वो। देखिए, औद्योगिक क्रांति से आपका मन है कि हम केवल प्रकृति में पड़ने वाले प्रभावों की बात करें। हम दोनों की बात कर रहे हैं, तीनों की बात कर रहे हैं। मानवता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, समाज कैसे टूटे और प्रकृति में असंतुलन कैसे हुआ, तीनों का मूल्यांकन करिए ना। तो समाज इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी इतनी पावरफुल हो गई कि गांव अपने आप में एक समाज था, वो टूट गए। तो उसकी बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? केवल भौतिक रूप से ही हम मूल्यांकन क्यों करना चाहते हैं कि खाना खराब हुआ? तो खाना खराब हुआ तो खाना तो उनका भी खराब हुआ, जो इसको जो वो थोड़ी है कि हम वो बच जाएंगे। जहर उन्होंने खोजा, परिणाम भी वही ज़्यादा भोगेंगे। अभी हम बात करें पूरे मानवता और मानवता के मान बिंदुओं में। तो मानवता के मान बिंदु कौन कौन थे? तीन थे, बंधुत्व, समानता और एक और है कोई, स्वतंत्रता। बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम और ब्रदरहुड है ना। फ्रेटर्निटी माने ब्रदरहुड हो गए ना। हाँ, माने तीन है। हिंदी में कह पाता हूँ, अंग्रेजी भूल जाती है। हाँ, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, FFE। तीन चीज़ें विश्व मानवता के लिए मानी जाती हैं। समानता को कम्युनिस्टों ने बराबरी के अर्थ में ले लिया। अरे समानता पूरकता से आती है, पति पत्नी के बीच में पूरकता होगी तो समानता होगी। गांव में आपस में सब मिल बांट के काम करेंगे तो परिवार में और गांव में समानता होगी। तो पूरकता के द्वारा समानता के बजाय कम्युनिस्ट बराबर वस्तुएं बांट लेने से समानता होगी। एक मूर्खता में फंस गए और आज सामने स्त्री पुरुष को सामने खड़ा कर दिया, इस जाति को उस जाति के सामने खड़ा कर दिया, इस देश को उस देश के सामने खड़ा कर दिया, लाइन लगा दी संघर्षों की। अब उसी समानता को कैपिटलिस्ट कैसे पाना चाहते हैं? वो भी इसी तरह से पाना चाहते हैं, ट्रिकल डाउन थ्योरी से। एक आदमी बहुत बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे, माने दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में खड़े हैं कि पैसा या संपत्ति बराबर होने से बराबरी आ जाएगी। हम गांववादी लोग कहते हैं पूरकता से समानता होती है। पहाड़ से वो जाते हैं
पूंजीवाद का जो है कि एक आदमी ट्रिकल डाउन, ऊपर एक आदमी बड़ा होगा, हाँ, फिर उससे जो है पानी जैसे धीरे धीरे पहाड़ों रस से के पानी आएगा जैसे अपने बर्फ आप। पिघलता है और नीचे की तरफ आता है। हाँ। तो पूंजीवादी उसमें अवधारणाएं है कि ऊपर जब एक आदमी अमीर होगा सबसे ज़्यादा, वहाँ से धीरे धीरे सरकते हुए पैसा या पूंजी नीचे की तरफ आएगी, तो फिर लोग जो है सब सैचुरेट हो जाएंगे। सबसे छूट रहे हैं। लेकिन वो कैसे होगा? जब पहाड़ बनता रहेगा तो सामाजिक व्यवस्था एक अलग है, प्राकृतिक व्यवस्था एक अलग है। प्राकृतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का अगर हम करने जाएंगे तो फिर हमारी ज़रूरत क्या है? हाँ। तो प्रकृति को रहने दीजिए वैसे ही। जी, तो उसको और थोड़ा आगे सोचिए तो क्यों हो रहा है? असमानता को बनाए रखते हुए समानता को, आर्थिक समानता लाना चाहते हैं। हम गांववादी क्या कहते हैं? उसी समानता को पाट देना है। तो कैसे पटेंगे? कि हर व्यक्ति को समाज में, सार्वजनिक कार्यों में सब बराबर होंगे, पैसे का कोई मूल्य नहीं। ना हम ज्ञान का पहाड़ खड़ा करेंगे, ना रूप का, ना बल का, ना पद का, ना धन का, ना ज्ञान का। इसके आधार पर हम मूल्यांकन ही नहीं करेंगे, मूल्यांकन करेंगे बराबरी से। तो पूरकता, बराबरी, पूरकता के द्वारा समानता प्राप्त करना। दूसरा शब्द है, दूसरा क्या है? बंधुत्व हो गया समानता की। अच्छा, बंधुत्व कैसे आएगा? अभी तो सबके विरोध में खड़ा कर दिया इन्होंने, अपने पराये की मानसिकता में चला सबको गया कर दिया। सब कहीं डिमार्केशन है, गरीब अमीर, बली निर्बली, ज्ञानी अज्ञानी, कुरूप, सब जगह तो बांट दिया। कैसे समानता पाएंगे? पा सकते हैं इससे? नहीं पा सकते। तो इसका क्या तरीका इन्होंने अपनाया? वही वाला तरीका अपनाया कि इसको बनाए, इस डिस्पैरिटी को बनाए रखते हुए हम उसको ले आए, नहीं ला पाए। हम गांववादी क्या कहते हैं? हम फिर वही हमारा सिद्धांत है कि जो उत्पादन में भागीदारी के रूप में अपना अपना काम करते हुए भी हम समान हैं। जैसे हम किसी लोहार के पास जाते हैं तो लोहार वहाँ का अपना राजा है, वो जैसे हमें कहेगा वैसे हमें करना पड़ेगा। वही लोहार जब चमार के पास जाता है तो चमार वहाँ का राजा है, अब वो जैसा कहेगा वो ऐसा करेगा। इस तरह से हम पूरकता के आधार पर समानता। और तीसरा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता के 10 स्तर, माने परिवार स्तर की स्वतंत्रता परिवार को दी जाए, गांव स्तर की स्वतंत्रता गांव में दी जाए। तो गांव स्तर की स्वतंत्रता क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय की व्यवस्था वो स्वयं कर सकें, ये स्वतंत्रता है। परिवार में स्वतंत्रता, उत्पादन के तरीकों को वो अपने मन से तय कर सकें, ये परिवार के लिए स्वतंत्रता है। इसी तरह गांव का हो गया, हर स्तर पर स्वतंत्रता को बंटवारा करना है। सब चीज़ों को स्वतंत्र निर्णय लेगा दिल्ली, और हम स्वतंत्र कहेंगे फिर? बिल्कुल। तो जो तीनों शब्दों के लिए प्रयास है, उनके तरीकों में उस लक्ष्य को हम भी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन तरीके में हमारे मतभेद हैं। बहुत बढ़िया। शिक्षा, न्याय है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सभी की सर्व सुलभता को न्याय कह रहे हैं, है ना। बढ़िया है, ठीक है। थोड़ा सभी स्टूडेंट्स आ गए हैं, अभी नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको रिकॉर्ड करें।